पार्ट 1 में हमने प्रभु जगन्नाथ जी के फेस, क्राउन और ज्वेलरी को कलर किया था और अब टाइम है पेंटिंग के रिमेनिंग कलर्स को कंप्लीट करने का। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वाति आर्ट एंड सोल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले हम गार्लैंड को कंप्लीट करेंगे। फ्लावर्स को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर फ्लावर को एक ही फ्लैट कलर ना दें। पहले बेस कलर, फिर डार्कर शेड से पेटल्स के बीच डेप्थ और एंड में लाइट हाइलाइट्स। वाइट फ्लावर्स में एक कॉमन मिस्टेक होती है, पूरे फ्लावर को प्योर वाइट से फिल कर देना। इंस्टेड बेस वाइट रखिए और पेटल्स के फोल्ड्स में वेरी सॉफ्ट वार्म शेड दीजिए। इससे वाइट कलर फ्लैट नहीं लगेगा और उसमें थोड़ी डेप्थ आ जाएगी। और पेंटिंग के साथ आज की कहानी भी थोड़ी सी स्पेशल है। क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ जी, बालभद्रा जी और सुभद्रा जी के रथ के भी अलग अलग नाम होते हैं? जी हाँ, प्रभु जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, बालभद्रा जी का तालड़वाजा और सुभद्रा जी का दर्पदलाना। मुझे ये बात बहुत ब्यूटीफुल लगती है कि तीनों रथ एक साथ चलते हैं, जैसे तीनों अपने भक्तों से मिलने एक साथ निकल पड़े हों। और इसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ साथ हमारे वाइट फ्लावर्स भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस इनमें थोड़ी सी डेप्थ देना बाकी है। डेप्थ हम येलो ओकर के थ्रू उसमें क्रिएट करेंगे। अब हम मारीगोल्ड मतलब गेंदे के फूल को कंप्लीट करेंगे। मारीगोल्ड के लिए मैंने कैडमियम येलो और कैडमियम ऑरेंज का बेस मिक्स कर रही हूँ और जहाँ मुझे थोड़ा डीपर ऑरेंज इफेक्ट चाहिए वहाँ ऑरेंज में एक टाइनी टच वर्मिलियन ऐड करूँगी। बस वर्मिलियन बहुत कम रखिएगा वरना येलो ऑरेंज की ब्राइटनेस लॉस्ट हो जाएगी। मैंने जहाँ जहाँ जो भी कलर्स यूज़ में लिए हैं वो मैंने टेक्स्ट पर मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसी तरीके से हम हमारी पूरी गार्लैंड कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि हमें बेस बनाना है। बेस लेयर के बाद हम उनमें पेटल्स डार्क शेड यूज़ में लेके उसे कंप्लीट करेंगे। और डेप्थ क्रिएट करने के लिए आप येलो ऑकर या फिर बर्न्ट सियाना यूज़ में ले सकते हैं। और लीव्स के लिए मैं यहाँ सैप ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइट्स के लिए सैप ग्रीन में थोड़ा लेमन येलो और डीपर एरियाज़ के लिए टाइनी बर्न्ट अम्बर ऐड कर सकते हैं। कलर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। रथ यात्रा की सबसे ब्यूटीफुल बात मुझे ये लगती है कि इस दिन भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं रहते बल्कि अपने भक्तों के बीच जाते हैं। और शायद इसी फीलिंग की वजह से जगन्नाथ जी की पेंटिंग बनाते वक्त मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक आर्टवर्क नहीं बना रही हूँ, मैं एक इमोशन को कैनवस पर कैप्चर कर रही हूँ।
चुके हैं, अब हम भगवान के क्लोथ्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम रेड क्लोथ कंप्लीट करेंगे। हेड एरियाज के लिए मैं अलिज़रीन क्रिम्सन का बेस रख रही हूँ और थोड़ा वर्मिलियन ऐड करके वार्मर एरियाज क्रिएट करूँगी। और हाइलाइट्स के लिए थोड़ा वाइट मिक्स करके शेड को सॉफ्टली लाइटन कर सकते हैं। तो हमारी पेंटिंग कंप्लीट करते करते हम जानते हैं प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में आखिरी कहानी। क्या आप जानते हैं एक समय पुरी की रथ यात्रा में 3 नहीं बल्कि 6 रथ हुआ करते थे? जी हाँ, मान्यता है कि उस समय जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच मालिनी रिवर बहती थी, इसलिए 3 रथ नदी के एक किनारे तक जाते थे और दूसरे 3 रथ दूसरी तरफ रेडी रहते थे। डाइटीज को नदी के पार ले जाकर उन्हें दूसरे रथों में बिठाया जाता था, लेकिन एक बार बारिश की वजह से नदी के पानी बहुत बढ़ गया और रथ यात्रा का सफ़र रुक गया। उस समय गजपति किंग नरसिंहा देवी की वाइफ क्वीन शारदा देवी प्रभु जगन्नाथ की बहुत बड़ी डिवोटी थी। वो प्रभु के दर्शन के बिना ना खाती थी ना पीती थी। जब नदी की वजह से प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए तो उनकी भक्ति और भी इंटेंस हो गई। कहते हैं तब प्रभु जगन्नाथ उनके ड्रीम में आए और उन्हें कहा कि समुद्र के किनारे से रेत लाकर मालिनी रिवर को भर दिया जाए। और रानी शारदा देवी ने राजा की परमिशन ली और फिर डिवोटीज से मिलकर समुद्र से रेत लाकर नदी को भरना शुरू किया। और जब नदी का रास्ता भर गया तो रथ यात्रा बिना किसी रुकावट के जगन्नाथ मंदिर से सीधा गुंडीचा मंदिर तक पहुंच सकी। कहा जाता है कि उस जगह के नाम श्रद्धा बली रखा गया, क्वीन शारदा देवी के डिवोशन को याद रखने के लिए। और धीरे धीरे 6 रथों की ज़रूरत ख़त्म हो गई और आज हम रथ यात्रा में वही 3 डिवाइन चैरिट्स देखते हैं, जगन्नाथ जी का नंदी घोष, बालभद्र जी का तालड़ध्वजा और सुभद्रा जी का दर्पद लाना। मुझे इस कहानी की सबसे ब्यूटीफुल बात ये लगती है, जब भक्ति सच्ची हो तो एक डिवोटी के डिवोशन भी प्रभु की यात्रा को रास्ता बना सकते हैं। और इसी डिवोशन के साथ चलिए अपनी पेंटिंग को भी आगे कंप्लीट करते हैं, एक एक कलर और एक एक डिटेल के साथ। हर एक लेयर हमें बहुत पेशेंस के साथ कंप्लीट करनी है, इसीलिए मेरी ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेंदी है और मैंने आपके लिए बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है और आप इजीली इसमें जैसे कैसे मैंने क्लोथ्स को फोल्डिंग दिया है या हाईलाइट दिया है, आप इजीली से सीख सकते हैं। और इसी के साथ चलिए जानते हैं प्रभु जगन्नाथ जी की एक और दिलचस्प कहानी। क्या आप जानते हैं टेंपल के टॉप पर क्या है? पूरी जगन्नाथ टेंपल के टॉप पर जो जायंट चक्र है उसका नाम क्या है और ये इतना स्पेशल क्यों है? मान्यता है इसे नील चक्र कहा जाता है। ये टेंपल के शिखर के टॉप पर इंस्टॉल्ड सैक्रेड चक्र है। नील चक्र से कनेक्टेड एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है, पतित पावना बना यानी टेंपल फ्लैग। ट्रेडिशनल बिलीफ में डिवोटीज दूर से भी फ्लैग को देखकर प्रभु के प्रेजेंस फील करते हैं और नील चक्र के फ्लैग को चेंज करना भी एक स्पेशल सेवा है। सेवक टेंपल के टॉप तक क्लाइंब करते हैं और फ्लैग चेंज करते हैं बिना किसी हार्डनेस के। कभी कभी प्रभु तक पहुंचने के लिए टेंपल के अंदर जाना ज़रूरी नहीं होता, एक ग्लिम्स ऑफ हिज फ्लैग भी डिवोटीज के लिए इनफ होता है। और प्रभु जगन्नाथ जी के टेंपल के किचन में एक ऐसी कुकिंग ट्रेडिशन है जो सुन के आप सरप्राइज हो जाएंगे। पूरी जगन्नाथ टेंपल का किचन अपनी यूनिक कुकिंग ट्रेडिशन के लिए फेमस है। ट्रेडिशनल कुकिंग में अर्थन पोट्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके उससे यूज़ किया जाता है और पॉपुलर ट्रेडिशनल अकाउंट के अकॉर्डिंग
टॉप पॉट पहले कुक होता है, जो नॉर्मल कुकिंग लॉजिक को और फैसिनेटिंग बना देता है। यहाँ फूड प्रेपरेशन सिर्फ कुकिंग नहीं माना जाता, ये प्रभु के महाप्रसाद की सेवा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए जगन्नाथ जी के ट्रेडिशन में एक सिंपल मील भी डिवोशन का पार्ट बन जाता है। अब हम ब्लू क्लॉथ कंप्लीट करेंगे भगवान का दुपट्टा। ब्लू क्लॉथ में हम अल्ट्रामरीन ब्लू और वाइट से लाइटर शेड बिल्ड कर रही हूँ, और डीपर फोल्ड्स के लिए अल्ट्रामरीन में थोड़ा सा पिथैलो ब्लू ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि जगन्नाथ जी की मूर्ति बनने के लिए कोई भी नीम ट्री यूज़ में नहीं किया जा सकता। जगन्नाथ जी के लिए सैक्रेड वुड को दारू कहा जाता है। ट्रेडिशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्री में स्पेसिफिक साइंस देखे जाते हैं। जगन्नाथ जी की दारू में 4 प्रिंसिपल ब्रांचेस होनी चाहिए और ट्रंक पर शंख और चक्र जैसे नेचुरल मार्किंग्स होने की ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन है। ट्री के आसपास कुछ स्पेसिफिक नेचुरल फीचर्स देखे जाते हैं, जैसे रिवर या पॉन्ड, और कुछ ट्रेडिशंस में क्रेमेशन ग्राउंड और एंट हिल का भी मेंशन मिलता है। ट्री मिलने के बाद उसे सिर्फ काटा नहीं जाता, प्रॉपर रिचुअल्स के साथ उसकी वर्शिप की जाती है और फिर सैक्रेड दारू को पूरी ले जाया जाता है। सो इमेजिन एक सिंपल लुकिंग नीम ट्री जो प्रभु के न्यू फॉर्म का पीस बनने वाला है। और शायद इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी की ये कहानी हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज देती है। जब दिल में सच्ची भक्ति हो तो रास्ते अपने आप बनने लग जाते हैं। अगर आपको मेरी पेंटिंग जर्नी के साथ ही स्टोरीज़ भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने आर्ट लविंग फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही आर्ट और स्टोरीज़ के लिए स्वाति आर्ट एंड सोल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे और ब्यूटीफुल स्टोरीज़ और आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है।
और हमारे प्रभु जगन्नाथ जी की पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब बारी है हमारे बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में मैं कलर को एकदम थिक अप्लाई नहीं कर रही, थिन लेयर्स में ग्रेजुअली बिल्ड कर रही हूँ ताकि सरफेस स्मूथ रहे और मेन सब्जेक्ट क्लियरली स्टैंड आउट करें। और रिमेनिंग बैकग्राउंड एरियाज़ और छोटे गैप्स को केयरफुली फिल करें। यहाँ पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्मॉल करेक्शन ही फाइनल पेंटिंग्स को क्लीन फिनिश देते हैं। और फाइनली कलरिंग का ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बस कुछ फाइनल डिटेलिंग और फिनिशिंग टचेस बाकी हैं और फिर ये पेंटिंग अपने फाइनल फॉर्म में होगी। आपको ये कलरिंग प्रोसेस और मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आता है फाइनल फिनिशिंग स्टेप, वार्निशिंग। वार्निश करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्रेलिक पेंटिंग कम्प्लीटली ड्राई हो। मैं जनरली फाइनल कलर लेयर के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे तक का ड्राइंग टाइम देना प्रेफर करती हूँ। अगर पेंटिंग लेयर्स थिक हैं तो और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और वार्निश को डायरेक्टली पेंटिंग पर पोर नहीं करना है। मैं पहले एक क्लीन सेपरेट बाउल में थोड़ा सा वार्निश लेती हूँ, फिर ब्रश से बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए और ब्रश को वार्निश में लाइटली डिप करके एक्स्ट्रा वार्निश बाउल के एज पर रिमूव कर लेती हूँ। फिर वार्निश की थिन और इवन लेयर अप्लाई करती हूँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। और वार्निश के बाद पेंटिंग को डस्ट फ्री और वेल वेंटिलेटेड प्लेस पर ड्राई होने दीजिए। जब तक वार्निश कम्प्लीटली ड्राई ना हो पेंटिंग को टच या मूव करने का अवॉइड करें। अगर आपको सेकेंड लेयर की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे ज़रूर करिए। मैं हूँ स्वाति, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग और हर रंग से अपनी कहानी बनाते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।